जैसा कि मैंने वहाँ गौरव पट पे आपको दिखाया था, वहाँ डॉक्टर जीताराम सनोप बलबीर सिंह पूनिया, और मैं अब बलबीर सिंह पूनिया के मकान में हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर जीताराम के दोनों लड़के। छोटे वाला है डॉक्टर ललित मोहन और बड़े वाला सतीश पूनिया। तो दोनों ये मेरे साथ हैं। अब हम जिक्र करते हैं उस विशिष्ट पहचान का जो डॉक्टर जीताराम ने गांव बेनाखेड़ा के अंदर एक ऐतिहासिक पहचान बनाई, जिसमें गांव का नाम भी रोशन किया, और फिर उसी विरासत को दोनों कुंवरों ने बखूबी संभाला और वैसे ही गांव का नाम रोशन किया जैसे डॉक्टर जीताराम ने किया था। सतीश, राम राम भाई। राम राम। सतीश भाई, जैसा कि गौरवपट से हम चले थे, गांव का इतिहास हम बता रहे हैं लोगों को, तो गौरवपट पे डॉक्टर जीताराम का जिक्र था। तो डॉक्टर जीताराम ने उस दौर में, जिस दौर में संसाधन गांव में जीरो थे, बिल्कुल पीएमटी के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि पीएमटी का टेस्ट क्या होता है। बिल्कुल। उस दौर में पीएमटी का टेस्ट क्लियर करना और उस दौर में उसमें क्वालिफाई करना और रोहतक पीजीआई से पीएमटी एमबीबीएस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो उस विषय पे थोड़ा सा हमें बताइए कि वो सफ़र उन्होंने कैसे शुरू किया और कैसे। देखो, वैसे तो मेरे पापा जी जो हैं 1996-7 में जो एक्सपायर हो गए थे, मैं काफ़ी छोटा था, मतलब 5-6 साल के थे जी। तो हमें इतना ज़्यादा हमें पता नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ किया हुआ, मतलब कैसे उन्होंने सफ़र किया है, कितनी ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, बस यही सुना है बड़े बुज़ुर्गों से कि हाँ, काफ़ी हार्ड वर्क थे, पढ़ाई में भी पूरा करते थे, आकर के वहाँ से रोहतक पीजीआई से आकर के यहाँ पर गांव में भी पूरा हाथ बटाते थे, काम में भी और सभी के साथ हंसना, मतलब उनकी एक खूबी थी, बातें करना, मतलब सभी का उसका स्वभाव जो है सभी को पसंद आता था। जी। तो बस मैं यही कहूँगा कि उनके बारे में यही सुना है, जैसा कि भाई आपके पापा की तरह आप भी बनना। बस मैं उनके बारे में और इतना ज़्यादा नहीं जानता, जैसा मैंने सुना है बुजुर्गों के से पापा के बारे में, बस इतना ही है कि हाँ, वो बड़े ही मतलब हट्टे कट्टे शरीर से, थोड़ा बहुत गाने में भी इंटरेस्ट रखते थे, तो पढ़ाई में तो था ही उनका अच्छा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। साथियों, ये सच्चाई है। उस टाइम पे सतीश भी काफ़ी कम उम्र के थे जिस टाइम वो दुर्भाग्य से दुर्घटना हो गई थी, और वो पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ा सदमा था। ये सच्चाई है। और ललित तो बहुत छोटा था उस वक्त। ये है कि मैं बताता हूँ एक जिक्र। हम छोटे थे उस वक्त, हमें भी थोड़ा करेज था। स्कूल में हम हल्की फुल्की रनिंग के लिए जाते थे। सुबह सुबह का टाइम था। स्कूल के ऊपर हरियाणवी रागनी की आवाज़ हमें दूर तक सुनाई दे रही थी। हम दूर से आवाज सुनते, हमें सोचा कि आज सुबह सुबह ऐसा कौन गायक आ गया जो सुबह सुबह हरियाणवी गायक रागनी गा रहा है। हम हैरानी चकित। उसके बाद हम धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, आवाज हमें और जोर से आने लग जाती है। उसके बाद हम स्कूल की छत पे जाते हैं। छत पर जाकर हमने देखा हमारे बड़े भाई डॉक्टर जीताराम हरियाणवी रागनी इतनी जबरदस्त तरीके से, जैसे जो एक बिल्कुल प्रोफेशनल गायक होते हैं, जो सीखे हुए गायक होते हैं, जिनका लंबा चौड़ा अनुभव, उसी लेवल में, उसी तन्मय ढंग से डूब कर हरियाणवी रागनी इतनी जबरदस्त गा रहे थे। उस दिन हमने रेस नहीं लगाई, रनिंग नहीं की। हम सारा शारीरिक अभ्यास बैठकर छोड़कर वहां बैठकर हमने पूरी रागनी सुनी। और फरमाइश थी, हमारे साथ 3-4 और थे, उन्होंने 3-4 रागनियों की फरमाइश की। उन्होंने वो सारी रागनी हमें सुनाई। खूबी देखिए आप, पीएमटी में रैंक, आप हरियाणवी कल्चर के पुरोधा, आप उस हरियाणवी कल्चर को उठा के पूरे तरीके से आगे लेके जा रहे हो। कोई उनको बोल नहीं सकता था कि ये गायक नहीं है, खाली एक स्टूडेंट है। उस टाइम उनकी स्टूडेंट लाइफ ही थी। और वो सुबह 4 बजे उठ के, हमने ये भी सुना है कि खेत में जाके वो हल भी जोतते थे। इतनी मेहनत। और उसके बाद फिर 7 बजे घर पे आना, तैयार होकर फिर स्कूल में जाना। कितने अथक प्रयास किए हैं। अब मैं डॉक्टर ललित से पूछूंगा, जो कि इन्होंने उसी परंपरा को, जो बीच में एक कड़ी अधूरी रह गई थी किसी वजह से, दुर्घटना की वजह से, उस कड़ी को पूरा करने का काम किया ललित ने। ये हमारा घर और गांव तो इस बात के लिए इनको धन्यवाद दे ही रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन पूरा एरिया ही इस चीज के लिए गर्वित महसूस करता है कि उस चीज को आगे लेके जाने का काम ललित ने किया। ललित बेटा, राम राम। राम राम। हमारे दर्शकों को भी राम राम कर दीजिए। राम राम। ललित बेटा, हाँ जी। जो डॉक्टर जीताराम ने उपलब्धि हासिल की, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वो दुर्भाग्य रहा एरिया का, वो बीच में टूट गई, और उसको आप लगातार अब कंटिन्यू कर रहे हो। तो आपके जहन में ऐसी क्या चीजें हैं और आप क्या करना चाहते हो? देखो, किसी भी
व्यक्ति का जब वो समझने के लायक होता तो एक कोई ना कोई मकसद बन जाता उसका। जी। तो कुछ अपने एनवायरनमेंट से सीखता है वो, कुछ अपने बड़े बुजुर्गों से लगा लो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, या खुद दोस्तों से पीयर प्रेशर लगा लो, उससे सीखता है। जी। तो मेरे अंदर ऐसे ही जो शुरू से ही था कि भाई बड़े बुजुर्गों से सुना कि भाई पापा डॉक्टर थे, ये थे, मतलब इस तरीके से काफ़ी तारीफ सुनी। तो एक वैसे ही नेचुरल तरीके से एक झुकाव हो गया इस पेशे के लिए जी। कि डॉक्टर बनना है। तो फिर जो पीएमटी में रैंक भी ठीक आ गया था, फिर एमबीबीएस की, तो फिर पता लगा कि इसमें भाई अच्छा मतलब समाज सेवा भी है, सारी चीज़ें हैं एक ही, मतलब जॉब भी, सिक्योरिटी भी है, समाज सेवा भी है, पैसे भी हैं। तो सारा कुछ मतलब मिला के एक डॉक्टर प्रोफेशन में इसलिए अच्छा भी लगता है, इसमें भगवान का दर्जा दिया जाता है। जी। तो जो ये चीज़ है इसने सबसे ज़्यादा किसी को भी अगर आप भगवान के बराबर रखते हैं तो उस चीज़ में ज़ाहिर सी बात है उसमें उसकी इंटरेस्ट लगा लो, जी। या उसमें उसका काम करने का मन करता है, जी। जब जी। उसको उस काम की वजह से उसको इज्जत भी मिल रही है, जी। जी। जिसमें मन कर रहा जी। है। तो इसलिए इस प्रोफेशन में मेरा आने का मन किया और इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं भी। जिस वक्त डॉक्टर ललित, जिस वक्त माँ बाप का या पेरेंट्स का बच्चे को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, वो सहारा मुझे मालूम है नहीं मिला। उसके बावजूद आपकी जो शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा रूरल से रही, रूरल एरिया से रही, और रूरल एरिया में संसाधन कम, और संसाधन कम होते हुए आपने इतने अच्छे लेवल पे इतना बड़ा रैंक प्राप्त किया। हरियाणा में आपका सेकंड रैंक रहा पीएमटी के अंदर। तो ये आपको मतलब कहाँ से शिक्षा मिली और ये आपको कैसे ये सफर आपने हासिल किया? मेरी जो 10वीं तक की रही है शिक्षा, वो तो आसपास के गांव से ही रही है, डाटा गांव से, खेड़ी गांव से रहा, और खुद अपने गांव से, ब्यानाखेड़ा गांव से ही रही है। तो कहीं 3-4 साल, 3-4 साल ऐसे टुकड़ों में रही है। फिर +1 में मैं हिसार गया था, +1 +2 वहीं से करी, उसी टाइम कोचिंग भी ली थी पीएमटी की। फिर पीएमटी का टेस्ट जो है क्लियर हो गया था, सेकंड रैंक हरियाणा में था। फिर उसके बाद पीजीआई रोहतक में एडमिशन हुआ, वहाँ पे फिर 5 साल, 5.5 साल एमबीबीएस की। फिर उसके बाद एमडी किया, अभी एमडी कंप्लीट हुआ है 2-3 महीने पहले ही, और अभी उसके बाद एसआरशिप का कोर्स चल रहा है। तो जो मेन बात समस्या आती है गांव में, संसाधन की आती है, गाइडेंस की आती है। एक सेकंड, इस वीडियो के माध्यम से हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। इसको गांव के युवा तो देख ही रहे होंगे, गांव के बच्चे भी देख रहे होंगे, आस पड़ोस और जहां ये वीडियो जाएगा वहां भी बच्चे देख रहे होंगे। आप समझना इस चीज को और इससे प्रेरणा लीजिए आप। और जैसे ये बच्चे आगे बढ़े हैं, जैसे परिवार की रीढ़ टूट जाती है, परिवार की रीढ़ टूट गई थी, उसके बावजूद इन बच्चों ने इतनी अच्छी मेहनत की और ये मुकाम हासिल किया है। इससे आप शिक्षा लीजिए, ये बातें गौर से सुनिए जो डॉक्टर ललित बता रहे हैं। फिलहाल ये एमडीए रेडियोलॉजी की इन्होंने रोहतक पीजीआई से। छोटी उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस पेशे में रहा हूं 10-15 साल। मुझे मालूम है कि एक डॉक्टर, उसके पास इतनी पैसा है, इतने संसाधन है, वो अपने बेटे को पता नहीं कहाँ कहाँ कोचिंग दिलवाता है, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो पेड सीट पे अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, और वो उपलब्धि इस बच्चे ने अपनी मेहनत से हासिल की है। आप इसको समझिए एक बार जो डॉक्टर ललित बता रहे हैं, और उससे सीख लीजिए। तो सबसे पहले गाइडेंस के बारे में बताना चाहूँगा। 10वीं तक तो नॉर्मल सी पढ़ाई होती है जैसे सबकी है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना नॉर्मल रूटीन जो है, पढ़ो, पढ़ाई करो, मौज मस्ती करनी, खेला कूदी करनी, जो करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 साल जो हैं पीएमटी के लिए, +1 और +2, उन्हीं का सिलेबस पीएमटी के सिलेबस में आता है। +1 +2 उसको जो है ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से मेहनत करनी है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा है कि आप कितना कंसंट्रेशन उस काम में दे सकते हैं, लगन लगा सकते हैं। जुनून जुनून जब तक नहीं होगा, कोई भी बड़ा काम, बड़ा टेस्ट क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले जुनून की ज़रूरत है। जुनून पैदा होगा तब पढ़ने का मन भी करेगा, तब पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप मेहनत कर सकते हैं, थकावट नहीं होगी। नहीं तो 2-3 घंटे बाद ऐसा लगेगा कि भाई मन थक गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये समस्या आएगी। जी। तो जुनून पैदा करना ज़रूरी है अपने अंदर, उसी को लक्ष्य बना के चलना है कि हाँ मेरा इस दिन ये टेस्ट है, उससे पहले मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। चाहे बारिश हो, बूंद आए, नींद आए, कुछ आए, भूख लो, प्यास हो, सबको एक साइड में छोड़ के आपको सबसे एक ही चीज़ ज़रूरी रखनी है, सबसे पहले, कि मेरा ये लक्ष्य है। उसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं सोचना। जी। घर परिवार जॉब है,
उसको साथ लेके चलना है। लेकिन ज़्यादा वक्त भी ख़राब नहीं करना कि भाई घर परिवार के साथ वक्त गुजारना, लेकिन वक्त ख़राब भी नहीं करना। पढ़ाई में ही वो 2 साल आपके हैं, उसके बाद आपको गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती एक बार सिलेक्शन होने बाद कॉलेज में। तो पहले अपना लक्ष्य बनाओ कि मुझे करना क्या है। भाई MBBS करनी है, IIT करनी है, नॉन मेडिकल लेनी, मेडिकल लेनी है। सबसे पहले तो अपना जुनून पहचानना जी ज़रूरी है। जी किसी भी को देख के नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसा कि IIT की तो मैं IIT करूँगा, मैं MBBS करूँगा, उसने देख के। अपने मन में जो है, जी जी किसी का हो सकता है IAS बनने का सपना हो, किसी का हो सकता है डॉक्टर बनने का हो, जी तो दोनों को अलग नहीं करना, अलग अलग रखना है। और फिर जो है जुनून की बात है और मेहनत की बात है। मन लगा के पढ़ने से हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ना हो। और प्रॉपर गाइडेंस, एक थोड़ी बहुत कोचिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी आपको, क्योंकि एक गांव की जब आप पृष्ठभूमि से रखते हैं ताल्लुकात, तो आपको दिक्कत आती थोड़ी सी शुरू में। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोचिंग की तो ज़रूरत पड़ती है जी +1 +2 के टाइम पे। नहीं तो फिर आपको मेहनत और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जी, वो बिल्कुल बात सिंपल है कि आप बिल्कुल उसका फिर कवर करना चाहते तो मेहनत ज़्यादा करिए। तो उन्हीं 2 चीज़ों में जो है आपका मन लगना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है। और कोई यूँ नहीं है कि आपको किसी और बड़े संसाधन की कुछ ज़रूरत है। ज़रूरत है एक विद्यार्थी की एक टेबल लैंप और एक मेज़ और उसके ऊपर पड़ी हुई किताब। इससे अधिक अगर किसी विद्यार्थी की ज़रूरत है, तो वो फिर उसका पढ़ने का मन नहीं है। ठीक बात है। सिर्फ़ ये 3 चीज़ें चाहिए पढ़ने के लिए, और चौथी चीज़ पढ़ने के लिए किसी विद्यार्थी को ज़रूरत है ही नहीं। और जब भी आप किसी भी मतलब लक्ष्य को देखते हैं, तो अपने आगे लक्ष्य का एक वो जो भी अपने दिमाग में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई करनी है। सिंपल है, कोई वो नहीं है कि भाई इसमें उलझना है या वो करना है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, 2 साल पढ़ाई करो बस, उसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर ललित मोहन पुनिया ने आपको बताया कि आपको ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आपको 3-4 बेसिक सी चीज़ें रखनी हैं, अपना माइंड सेट क्लियर रखना है, अपने को इधर-उधर भटकाना नहीं है। और जो मूलभूत चीज़ें इन्होंने बताई हैं, अगर आप उनसे चलोगे, उन चीज़ों को गौर से लोगे आप, और आपका लक्ष्य क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको आगे बढ़ने से रोक दे और लक्ष्य तक पहुंचने को आपको रोक दे। ये दोनों बच्चे इस चीज का एग्जाम्पल है, उदाहरण बैठे मेरे साथ हैं। साथियों, वो दौर था 96 का, और जिस दौर में इस परिवार की पूरी कमर टूट गई थी, वो कोई छोटी त्रासदी नहीं थी इस परिवार के लिए, बहुत बड़ी त्रासदी थी। त्रासदी तो वो पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ी थी, पर इस परिवार के लिए तो स्पेशल त्रासदी थी वो। फिर भी इस परिवार को ने ये परिवार संभला। बच्चे छोटे थे, इन बच्चों को भी संभाला, और बच्चों ने जुनून से मेहनत की और अपने लक्ष्य को मछली की आंख की तरह रखा, और आज ये उस मंजिल पर पहुंच भी गए हैं। और आपका सौभाग्य है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इनकी जीवनी सुन रहे हो, इनकी मेहनत का आप सुन रहे हो, इन्होंने मेहनत कैसे की है। तो वो आपके लिए एक रामबाण हो सकती है, इसको आप रामबाण के रूप में ही लीजिएगा। अदरवाइज आप भटक जाओगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो मैं डॉक्टर ललित मोहन आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बच्चा +2 कर लेता है, +2 के बाद बच्चों को थोड़ी सी दुविधा होती है उस टाइम में कि हम कौन से कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। वहाँ के एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा उस विषय पे बताइए बच्चों को। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, 3-4 नाम हैं जो आज बड़े हैं, आकाश हो गया, एलन हो गया। ये 2 नाम बड़े हैं जो अभी इंडिया में है। कोटा में एलन है, जैसे हिसार में या दिल्ली में आकाश है। दोनों की ब्रांचेज हर जगह हैं वैसे। लेकिन आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत है नहीं। आपको एक बेसिक कंसेप्ट, जो भी टीचर आपको बता सके बेसिक कंसेप्ट, उतनी ही ज़रूरत, आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को। जी बस एक बेसिक कंसेप्ट देने वाले टीचर हों तीनों के, और आपको बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट या उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, आप तैयारी करो, उसके बाद टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो किसी। हाँ, टेस्ट सीरीज़ किसी बड़े इंस्टीट्यूट की करो, क्योंकि उसमें आपको कंपटीशन का पता लगेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। जी तो बस उतना ही ध्यान रखना, और कोई खास वो नहीं रखना आपको कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है। सारे इंस्टीट्यूट ठीक हैं, आप एक में जाओ, वहाँ मन लगाओ, पढ़ाई करो बस। और यूँ नहीं है कि आप भटकते रहो कि भाई इधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, ये अच्छा वो बुरा। ठीक है सारे बेसिक। तो जैसा कि साथियों डॉक्टर ललित मोहन पुनिया ने आपको बताया कि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा तामझाम में उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। डॉक्टर ललित मोहन थोड़े से बिजी हैं, उनको कहीं बाहर भी निकलना है, अभी मेरे साथ कंटिन्यूस 30 करेंगे।
और सतीश के साथ मैं अपने इतिहास के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। सतीश बेटा, जैसा कि ललित ने बताया कि उस वक्त हम बच्चे थे और फिर उसके बाद मुझे जैसे ही समझ आई चीज़ों की और मैं ज़्यादा इधर उधर ध्यान न भटकाकर मैंने अपने निशाने को मछली की आंख पे रखा और फिर मुझे मेहनत से अपनी मंजिल हासिल हुई। ऐसे ही आपने भी 3 बार सीजीएल टेस्ट क्लियर किया। सीजीएल का टेस्ट कोई छोटा टेस्ट नहीं, बहुत बड़ा टेस्ट है ग्रामीण तबके के लिए। शहरी लोग भी नहीं, जो रहते हैं जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत अच्छी कोचिंग लेते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं पढ़ाई पे, उनसे भी क्लियर नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को बताइए कि वो कैसे तैयारी करें और कैसे आगे बढ़ें। देखो, सबसे पहले तो जैसे ही अपना एक टारगेट बनाना आपने, ये लगा लो कई बीच में स्टूडेंट। मैं एक चीज भी क्लियर कर दूं साथियों आपसे, सतीश पुनिया का अपना एक चैनल है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, और उस चैनल पे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को तैयारी करवाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो भेजते हैं बना बना के, उनके डाउट्स क्लियर करवाते हैं। और अब इन फ्यूचर में हमारे गांव के सरकारी स्कूल में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनकी हम एक आगे से क्लास बना के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करवाएंगे ताकि वो गांव का नाम रोशन करें। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लिया 12th आपने पास कर ली या 10th पास कर ली, तो आपने अपना एक टारगेट फिक्स करना है कि भाई आपको किस लाइन में जाना है, कि भाई आपने टीचिंग लाइन में जाना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, या फिर आपको सिर्फ आपके परिवार को एक सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इन 4-5 में से आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि हाँ, सबसे पहले ग्रामीण इलाके की अगर मैं बात करूँ, तो बेहद गरीब परिवार हैं। आज के दिन ज़मीन जो है बहुत कम रह गई है। 1-1, 2-2 किला बच गए हैं ज़मींदारों के पास। कहीं बीमार हो जाते हैं तो पैसे नहीं हैं। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जैसे कि गाँव में रह रहे तो हर जगह का पता लग रहा है कि हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। गरीबी में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गरीब घर के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए एक सबसे पहले सरकारी नौकरी घर में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो करके उसके बाद भी आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप किसी दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सबसे पहले तो यही है कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप मेडिकल लाइन में या आईआईटी लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी अगर आप गरीब परिवार से हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे घर में एक सरकारी नौकरी हो, तो आपने जो है एक टीचिंग लाइन होती है उसमें जाने की कोशिश न करें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, टीचिंग लाइन में बेहद ही कम गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रही हैं। जैसे जेबीटी, बीएड, ये इस तरह के कोर्सेज में क्या है, लंबा टाइम लग रहा है। हाँ, आपका सिलेक्शन हो सकता है 5-7 साल के बाद, लेकिन आपको अगर +2 के बाद आपको ज़रूरत है, आपके परिवार को ज़रूरत है एक सरकारी नौकरी की, तो आप जैसे ही 12th क्लियर करो उसके बाद अपनी जो है कोचिंग स्टार्ट कर दो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मैं वैसे कहूँगा कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए स्टार्टिंग में। ऑफलाइन कोचिंग में जाने से आपको क्या है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो एक बार आप लाइफ में जो है ज़रूर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। अपने हर एक सब्जेक्ट के अलग नोट्स बनाएं, हर एक सब्जेक्ट के अलग नोट्स बनाएं। किसी के कॉपी वगैरह करने की कोशिश न करें स्टार्टिंग में कि मैंने उसके नोट्स देख लिए, उसके नोट्स देख लिए। आपने अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे टीचर्स की शिक्षा लें। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि भाई आपने जो है कोचिंग स्टार्ट कर दी और आप जा रहे हैं महीने में 10 दिन 12 दिन, आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, वो कोर्स ही आप 1 महीना लेट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कोर्स अगर ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद आपने जो है छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि एक क्लास मिस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपने यानी कि नौकरी पाने के लिए आपने को ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है अपनी। कहीं-कहीं से भी आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। मेरा भी जैसे अपना चैनल बनाया हुआ है, वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत मैटर ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफ़र ये कहूँगा कि आप ऑफ़लाइन क्लासेस लीजिए स्टार्टिंग में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आए। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ जॉइन कीजिए, एक टेस्ट सीरीज़ तो बल्कि आप 2-3 सेंटर की जॉइन कीजिए अलग से सेपरेटली। ठीक है? उसके बाद और इसके बाद जैसे आपने कोचिंग स्टार्ट की, तो एक टारगेट फिर आपने फिक्स करना है, सरकारी नौकरी में हमें कौन-सी सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है? तो मैं आपको बताऊँ, बेसिकली जैसे रेलवे है, इसमें 3-4 फ़ील्ड हैं अलग-अलग। रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी है, यूपीएससी है, और जैसे अपने हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं। इन 5-6 कैटेगरी में आपने एक बार फिक्स करना कि आपने किस कैटेगरी में जाना है।
तो अगर मैं बात करूँ आपको कि एसएससी की, एसएससी एक ऐसी संस्था है जो यूपीएससी के बाद सेकंड रैंक पे आती है, जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हो रखा है। तो अगर आपने एसएससी की कोचिंग लेते हो आप, तो मैं आपको बताऊँ कि आप मैक्सिमम 90% वन डे एग्ज़ाम्स जिसको बोलते हैं, जिसका एक दिन में एक पेपर होता है, मान लिया उसका सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर एसएससी का आप तैयारी करते हैं, तो आपको एचएसएससी, रेलवे, इनकी तैयारी ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी, ठीक है? तो आप एसएससी सीजीएल तक जाने की कोशिश करें। एसएससी में जैसे सीपी होता है, सब इंस्पेक्टर है, लगते हैं उसमें बीएसएफ, आईटीबीपी और एमटीएस होते हैं, क्लर्क लगते हैं, एसएससी, सीजीएसएल, ठीक है? ज़्यादा अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप जो है इनके चैनल पे कमेंट करके ले सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो और बाकी मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं मतलब मेरा यही है एक थोड़ा-सा मोटो कि मैं मेरे गाँव के जितने भी बच्चे हैं वो अच्छी नौकरी पे जाएँ, अच्छा कहीं भी सेलेक्ट हों, अच्छी नौकरी पे अपने अपने परिवार का, अपने गाँव का नाम रोशन करें। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की पढ़ाई में कोई दिक्कत है, गाइडेंस की कोई कमी है, क्योंकि आज के दिन में आपको बता देता हूँ, पैसे में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छी गाइडेंस लेना बहुत बड़ी बात है। ये आपको अभी नहीं शायद समझ में आई, ये शायद आपको 10 साल के बाद समझ में आई। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या हैं, पीएचडी करके घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? यही प्रॉब्लम आ रही है कि उनको गाइडेंस की कमी है कि आपको पढ़ना क्या है, यही नहीं पता लगता। कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन-सा क्या पढ़ना चाहिए, आपको पता ही नहीं लगता। जब तक पता लगता है, तब तक आपका टाइम निकल जाता है। तो इसलिए आप बेरोज़गारी की दर इस तरह से देख रहे हैं कि आप बीटेक, एमटेक सारे ग्रुप डी में लगे हुए हैं। वो क्यों लगे फिर आखिर में जब तक वो क्योंकि एक बेरोज़गारी दर बढ़ रही है और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली कि एमटेक कर रहे हैं आप ग्रुप डी में क्यों जा रहे हैं फिर? या तो आप अगर ग्रुप डी में ही जाना था तो आप 12th के बाद चले जाते, 10वीं के बाद चले जाते। तो अब फिर एमटेक करने का क्या फ़ायदा? क्यों आपने एमटेक की? तो इसलिए इन चीज़ों का आपने जो है ध्यान रखना है कि आपने अपना टारगेट फिक्स करना है और उसी टारगेट को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। प्लस 2 के बाद आपने ध्यान रखना है कि आपने किस लेवल पे जाना है, ठीक है? हरियाणा में भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, जैसे अभी आपका दुर्गा शक्ति का है, ग्राम सचिव का है, सीईटी का है और आगे अभी सब इंस्पेक्टर की आज ही अनाउंसमेंट हुई है कि 1232 पोस्टें आज जो हैं मंजूरी दी है गृह मंत्री ने और वो लगभग आपके फार्म 2022 में फार्म निकल जाएँगे और उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आज के दिन अगर हरियाणा की बात करूँ तो एचएसएससी सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और जिसने पहला सीईटी क्लियर कर दिया, उनमें से ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट जो है फाइनली नौकरी पे मिल जाएँगे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि गाँव में मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई एक क्लास स्टार्ट की जाए, कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन क्लास स्टार्ट की जाए कि भाई मैथ, जैसे कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ रीजनिंग की या फिर कोई गाइडेंस की कमी या कोई और भी टीचर अगर कोई और स्टूडेंट और कोई होनहार स्टूडेंट है या कोई टीचर है वो भी पढ़ना चाहता है साथ में, तो वो भी हम जो है एक बैच का बना लेंगे कि हफ्ते में 2-3 दिन जो हम पढ़ाएंगे, 2-3 घंटे, तो ताकि गरीब परिवारों को उसको उसको सहायता मिल सके। तो आपने जो है अपना लक्ष्य है एकदम बिल्कुल स्टिक करना है। कोई दिक्कत आए नीचे चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो में थैंक यू दोस्तों, इतना ही मेरे लिए। साथियों, सतीश ने इतना विस्तार से बताया, इतना विस्तार से समझाया, मेरे हिसाब से कोई बच्चा इसको देख रहा होगा और उसके अंदर जुनून होगा, उसको कुछ करना है, सही में कुछ करना है, तो सतीश ने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जो क्लियर नहीं किया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मुझे अच्छे से मालूम है। सतीश को प्राइवेट कोचिंग सेंटर के 1-1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। कई कोचिंग सेंटर को तो मैं पर्सनली जानता हूं, लेकिन सतीश ने उस चीज को ठुकरा कर, सतीश का एक ही उद्देश्य है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी मेरे गांव का या एरिया का भाई मुझसे कुछ सीखना चाहता है, मुझसे कुछ पढ़ना चाहता है, मेरी कोई गाइडेंस लेना चाहता है, मैं उसके लिए आधी रात भी तैयार हूं। हम यहाँ सारी आपको रहने की सारी फैसिलिटी अरेंज करा देंगे। साथियों, जिस भाई को जरूरत है, ये इस विषय पे हमारा 3-4 बार डिस्कस हुआ है, मेरा और सतीश का कई बार डिस्कशन हुआ है और हम चाहते हैं दोनों इस चीज को करना कि कोई भी बच्चा वो नाम कमाए, एरिया का नाम करे और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाए। तो साथियों,
ये जो हम बना रहे हैं वीडियो, जो गांव का इतिहास बता रहे हो, इतिहास के साथ हम बच्चों को मार्गदर्शन का भी कर रहे हैं। ये हमारा मोटिव यही है कि हमारा गांव तरक्की करे, हमारा गांव आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। तो ये आप मिले डॉक्टर जित्ताराम के परिवार से। डॉक्टर जित्ताराम ने उस दौर में, जिस दौर में गांव में पीएमटी को भी नहीं जानते थे, उस दौर में उन्होंने एक अच्छा काम किया, गांव का नाम रोशन किया, और फिर उसी के दोनों बेटे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। एमडी रेडियोलॉजी छोटी चीज नहीं है। जो भाई शिक्षित हैं या डॉक्टरी पैसे से जुड़े हैं उनको मालूम है कि कितनी टफ बात है। और यहाँ पर ये देखिए, इनकम टैक्स में ये नौकरी करते हैं, इनकम टैक्स विभाग में अफसर हैं, अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे दोनों बच्चे शिक्षा के बेस पे आगे बढ़े हैं। डॉक्टर जित्ताराम को छोटी चीज नहीं थी साथियों। जिस वक्त ये दुर्घटना घटी उस वक्त वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, और हमें पूरा हम गर्व से कह सकते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है इस चीज पे, वो क्लियर करते और गांव का नाम और भी ज्यादा रोशन करते। पर वो हमारे गांव के भाग्य में नहीं लिखा था, लेकिन बच्चों ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ी है काम का नाम रोशन करने के लिए। तो साथियों, आप मिले चौधरी बलबीर सिंह के परिवार से, और अब मैं अगली कड़ी में आपको मिलवाता हूं एक दूसरे परिवार से।